जरा सोचिए, एक रानी जो न सिर्फ सुंदरता की मिसाल थी बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो अपने शौर्य और धैर्य से इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं, ये कहानी है उसी धरती की जिसने वीर राजपूतों को जन्म दिया, जिनकी माटी में नारी को देवी का दर्जा दिया गया और सम्मान के लिए अपनी जान तक देने की प्रथा बनी। महारानी पद्मावती का नाम लेते ही एक तस्वीर सामने आती है, एक राजपूताना नारी जो न सिर्फ अपने पति के प्रति वफादार थी बल्कि अपने स्वाभिमान और धर्म के लिए मर मिटने को भी तैयार थी। ये कहानी है एक ऐसे युग की जब साम्राज्यवाद के चक्कर में राज्य छोड़े जा रहे थे और जब स्वाभिमान और मर्यादा के लिए वीर राजपूत और उनके सैनिक अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे। सिन्हाला के हर चमन में उनकी खूबसूरती के किस्से गूंजते थे और चित्तौड़ के किले के हर पत्थर पर उनके बलिदान का इतिहास लिखा गया। पर दोस्तों, सुंदरता का अपना एक श्राप होता है। जहां एक ओर वो पूजी जाती है, वहीं दूसरी ओर वो दुश्मनों का भी लोभ का कारण बन जाती है। महारानी पद्मावती की ये कहानी ना सिर्फ राजपूत नारियों के गौरव की मिसाल है बल्कि एक सबक है कि मान और मर्यादा के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। तो चलिए इस अमर गाथा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी से एक अमर कथा लिखी जो हर युग में राजपूताना के गौरव को दिखाती है। सिन्हाला की धरती पर एक राजमहल के अंदर एक चमत्कारी शिशु का जन्म हुआ था, पद्मावती। राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की इस बेटी का नाम सिर्फ एक राजकुमारी के रूप में नहीं लिया जाता बल्कि एक ऐसे अस्तित्व के रूप में जो सुंदरता, ज्ञान और समझ का संगम थी। पद्मावती की छोटी उम्र से ही लोग उन्हें अलग अंदाज से देखते थे। एक तरफ उनकी प्रकृति की सुंदरता थी जिसमें चांद की शीतलता और गुलाब के फूलों का सौभाग्य छुपा था, तो दूसरी तरफ उनका विवेक था जो उनके व्यक्तित्व को और भी ज्यादा रोशन बनाता था। सिन्हाला के महल में पद्मावती ने न सिर्फ राजघराने के रीति रिवाजों का ज्ञान प्राप्त किया बल्कि उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों में अपनी अपार रुचि दिखाई। संस्कृत से उन्हें अत्यंत लगाव था और वे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हुए अपने संस्कार और ज्ञान को और भी ज्यादा समृद्ध कर रही थी। उनका समर्पण सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, उन्होंने धनुर्विद्या और तलवारबाजी का भी प्रशिक्षण लिया जो उस समय की किसी भी राजकुमारी के लिए बहुत ही छोटी बात नहीं थी, कोई सामान्य बात नहीं थी। पद्मावती की परवरिश एक सामर्थ और ज्ञानवान रानी के रूप में की जा रही थी। राजा गंधर्व सेन के लिए पद्मावती सिर्फ उनकी बेटी नहीं, उनके राज्य की आत्मा थी, उनके राज्य की शान थी। वे अपने राज्य के लोगों के प्रति भी बहुत ही अत्यंत दयालु थी और उनकी परस्पर भावनाओं को समझने बहुत ज्यादा निपुण भी थी। लेकिन उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व के किस्से सिन्हाला की सीमाओं से बाहर तक फैलने लगे। दूर दूर के राजा और राजकुमार उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे, पर पद्मावती अपने माता पिता की प्रतिज्ञा और मर्यादा का सम्मान करते हुए हमेशा अपने कर्तव्य और समझ को पहले रखती थी। पद्मावती की यही प्रथम अवस्था जो इतनी सरल लगती है, एक ऐसी कहानी का आधार बनने वाली थी जो इतिहास के हर युग में याद रखी जाएगी। ये वही पद्मावती थी जो सिर्फ एक रानी नहीं, एक मिसाल बनने जा रही थी, नारी शक्ति, स्वाभिमान और त्याग की। सिन्हाला के राजमहल में एक आखिरी तैयारी हो रही थी, एक स्वयंवर जो इतिहास में अपनी मिसाल बनाने वाला था। पद्मावती के सुंदरता और ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक पहुंच चुके थे। उनका स्वयंवर एक ऐसा अवसर बन गया जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से महान योद्धा, राजा और राजकुमार अपने भाग्य को आजमाने के लिए आए। इस स्वयंवर में बस एक ही शर्त थी, जो अपनी वीरता और चतुराई का प्रमाण देगा वही राजकुमारी पद्मावती का हाथ जीतेगा। यही कहानी में प्रवेश होता है चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह का। एक श्रेष्ठ राजपूत योद्धा अपनी वीरता और साहस के लिए मशहूर थे। रतन सिंह ने भी पद्मावती की सुंदरता और ज्ञान की कथा सुन रखी थी। उनका मन स्वयंवर में शामिल होने के लिए मचल उठा। चित्तौड़ का गौरव लेकर वे अपनी सेना और राज की प्रेरणा के साथ सिन्हाला पहुंचे। स्वयंवर का महल सज गया था। एक ओर जहां राजकुमारी पद्मावती अपने सुंदरता की चरम सीमा पर बैठी थी, तो वहीं दूसरी ओर सभी राजकुमार अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए तैयार थे। इस स्वयंवर में शस्त्र विद्या, चतुराई और चरित्र के आधार पर राजकुमारी पद्मावती अपना जीवन साथी चुनने वाली थी। रतन सिंह जो स्वयंवर के अन्य दावेदारों के बीच खड़े थे, अपने अंदर एक विश्वास लेकर आए थे। जब प्रश्न और प्रशिक्षण की परीक्षा शुरू हुई तब रतन सिंह ने अपनी बुद्धि और अपनी वीरता से सभी को प्रभावित कर दिया। उन्होंने अपने प्रश्नों के उत्तर इतनी तीव्र और स्पष्टता के साथ दिए कि स्वयंवर में शामिल सभी अन्य दावेदार पिछड़ गए। लेकिन परीक्षा का अंतिम भाग अभी बचा हुआ था, शस्त्र कला की प्रदर्शनी। जब तलवारबाजी और धनुर्विद्या का समय आया तो रतन सिंह अपने शौर्य के साथ मैदान में उतरे। उनकी तलवार चलाने की कला इतनी श्रेष्ठ थी कि सब देखते ही रह गए। एक एक प्रश्न और एक एक चुनौती को पार करते हुए उन्होंने स्वयंवर की श्रेष्ठ स्थिति जीत ली। सिन्हाला के लोगों के लिए रतन सिंह सिर्फ एक दामाद नहीं, एक आदर्श राजपूत वीर बन गए थे। पद्मावती ने स्वयंवर में उन्हें अपना पति चुना। पद्मावती जो अब चित्तौड़ के महल की महारानी बनने जा रही थी, अपने साथ नारी शक्ति और गौरव का एक नया अध्याय लेकर चली। रतन सिंह और पद्मावती का मिलन एक मिसाल बन गया, सुंदरता, वीरता और शुद्ध प्रेम का संगम जो आगे चलकर राजपूत इतिहास में अमर बन गया। और यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की, जो अपनी निर्दयता और अपार लालच के लिए मशहूर था। उसका एक ही सपना था, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध सुल्तान बनकर अपने साम्राज्य की सीमाएं हर दिशा में बढ़ाना। उसके लिए कुछ भी अनैतिक या अन्यायिक नहीं था। पर एक दिन एक
विशेष घटना ने उसके दिल में एक अजीब सी इच्छा पैदा की जो उसके शक्तियांश के सपने से भी ज्यादा खतरनाक थी। महारानी पद्मावती को पाने की इच्छा। खिलजी के दरबार में एक बहुत ही धूर्त और विश्वासघाती ब्राह्मण था जिसका नाम था राघव चेतन। ये व्यक्ति एक कलाकार था लेकिन इसके व्यक्तित्व में विश्वासघात और चालाकी बस गई थी। जब महाराजा रतन सिंह ने उसका विश्वासघात पकड़ लिया तो उसे चित्तौड़ की सीमा से बाहर निकाल दिया था और उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए राघव चेतन ने खिलजी के दरबार का रुख किया और उसके सामने पद्मावती की खूबसूरती का वर्णन किया। उसने कहा, सुल्तान हिंद, आपने दुनिया के हर कोने में विजय प्राप्त की है लेकिन चित्तौड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता आपके दरबार में एक अमोल हीरे की तरह चमकेगी। उसका रूप ऐसा है जो चांद को भी शर्मिंदा कर दे। अलाउद्दीन खिलजी जो अपनी शक्ति के लिए पागल था, उसने जब ऐसी बातें सुनी तो उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। उसका जुनून पद्मावती को अपना बनाने के लिए एक लक्ष्य बन गया लेकिन इस चाहत में न प्रेम था न सम्मान, सिर्फ एक सुल्तान का लालच था जो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना जानता था। खिलजी का जुनून दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने चित्तौड़ के राजपूतों के शौर्य और रतन सिंह की वीरता के बहुत से किस्से सुन रखे थे लेकिन उसके लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उसका यही मानना था कि पैसा, शक्ति और धोखा किसी भी वीर को झुका सकता है। उसने चित्तौड़ पर कब्जा करने की योजना बनाई लेकिन इसका असली मकसद था रानी पद्मावती को अपना बनाना। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण एक सामान्य युद्ध नहीं था। ये एक ऐसे सुल्तान की कठिन कोशिश थी जो न केवल एक राज्य पर कब्जा करना चाहता था बल्कि उसका असली मकसद महारानी पद्मावती को अपने हरम का हिस्सा बनाना था। चित्तौड़ जो राजपूताना के गौरव का प्रतीक था, उस समय एक ऐसे किले में बदल चुका था जिसमें वीरता और स्वाभिमान के साथ साथ एक अति सुंदर महारानी का मान भी बंधा हुआ था। खिलजी ने चित्तौड़ को घेरने के लिए अपने साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति लगा दी। उसने एक विशाल सेना तैयार की जो भूखे भेड़ियों की तरह चित्तौड़ की दीवारें गिरने का इंतजार कर रही थी। चित्तौड़ का किला एक सुदृढ़ रक्षा प्रणालिका का उदाहरण था लेकिन खिलजी का सब्र और शक्ति किसी भी क्षेत्र को मात देने में सक्षम थी। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए एक चतुर योजना बनाई। उसने चित्तौड़ के किले को पूरी तरह से घेर लिया ताकि एक मकड़ी के जाल की तरह ही वे राजपूतों को अंदर ही अटका के रख सके, अंदर ही बांध कर रख सके। उसका लक्ष्य था चित्तौड़ के लोगों को भूख, प्यास और भय का शिकार बनाकर उनसे समर्पण अपने लिए मजबूर करा देना। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किले के बाहर कोई भी दिखे तो उस व्यक्ति को मार दिया जाए और अंदर किसी भी प्रकार की सहायता न पहुंचने दी जाए। ये घेराव कई महीनों तक चला। अंदर चित्तौड़ के लोग अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे लेकिन खिलजी के आक्रमण के सामने उनकी भूख और उनकी प्यास उनके सबसे बड़ी दुश्मन बन रही थी। समय के साथ साथ अनाज और पानी की कमी होने लगी लेकिन राजपूतों का जोश अभी भी कमजोर नहीं पड़ा। खिलजी जो अपनी जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इस घेराव के दौरान चित्तौड़ की दीवारों के गिरने का इंतजार करता रहा। खिलजी ने युद्ध के साथ साथ छल और कपट का भी सहारा लिया। उसने रतन सिंह को बाहर निकालने के लिए एक चतुर योजना बनाई। एक दिन खिलजी ने एक संदेश भेजा जिसमें उसने कहा कि उसका असली मकसद चित्तौड़ पर आक्रमण करना नहीं बल्कि एक मित्रता का रिश्ता बनाना है। उसने अपनी कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए रतन सिंह को एक सम्मानजनक संवाद के लिए बुलाया। रतन सिंह जो अपनी मर्यादा और राजपूतों की परंपरा के अनुसार मेहमान को सम्मान देना अपना कर्तव्य समझते थे, इस छल को समझ नहीं सके। जब वो खिलजी के सामने आए तो खिलजी ने उन्हें बंधक बना लिया। ये छल चित्तौड़ के वीरों के लिए एक भारी आघात था लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने महाराजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मावती को उनके सामने आने की मांग रखी, तब चित्तौड़ के समझदार मंत्री और सेनापतियों ने एक चतुर योजना बनाई। पद्मावती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए खिलजी की मांग को स्वीकार कर लिया लेकिन इस फैसले के पीछे एक गहरी योजना थी। पद्मावती ने खिलजी को संदेश भेजा कि वे अपनी पालकी में बैठकर आएंगी और उनके साथ उनकी हजारों दासियां उनके साथ आएंगी क्योंकि वो अपने बिना दासियों के कहीं भी नहीं जाएंगी, क्योंकि एक राजपूत रानी के लिए अपनी इज्जत और मर्यादा का रक्षण करते हुए ही ये सम्मानजनक तरीका होता। रानी पद्मावती ने अपने सैनिकों को यह निर्देश दिया कि खिलजी के कैंप तक जाने वाली हर पालकी में राजपूत योद्धा छुपे होंगे। ये वीर योद्धा सुंदर वस्त्र और श्रृंगार के साथ ऐसे सजाए गए कि खिलजी के सिपाही इन्हें पहचान ही नहीं पाए। हर पालकी एक शक्ति और शौर्य का अस्त्र था जिसमें योद्धा छुपकर अपने समय का इंतजार कर रहे थे। जब पालकी खिलजी कैंप में पहुंची तो उसने सोचा कि अब पद्मावती उसके सामने आएंगी, लेकिन तभी पालकी के अंदर से राजपूत योद्धा निकले और एक जोरदार हमला कर दिया। खिलजी और उसकी सेना के बीच इस अचानक मचे युद्ध के लेकर वो पूरी तरह चकनाचूर हो गए थे। उनकी सारी तैयारी चूर-चूर हो गई थी। इस दौरान राजपूत सेनापतियों गोरा सिंह और बादल सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़ के सैनिकों ने एक चतुराई भरी युद्ध योजना चली। उन्होंने खिलजी की सेना का ध्यान बांटते हुए एक रास्ता बनाया जिसके माध्यम से महाराजा रतन सिंह को सुरक्षित कैंप से बाहर निकाल लिया गया। खिलजी की सेना का समर्थन बहुत ज्यादा भारी था लेकिन राजपूत योद्धा अपने सम्मान और अपने राजा के लिए लड़े। गोरा और बादल ने अपने आखिरी दम तक लड़ाई की और महाराज रतन सिंह को उनके दुर्ग तक सुरक्षित पहुंचा दिया। गोरा और बादल दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए लेकिन उनका बलिदान चित्तौड़ और पद्मावती के इतिहास में एक अमर गाथा बन गया। इस योजना के बाद पद्मावती का नाम न सिर्फ एक सुंदर रानी के रूप में बल्कि एक समझदार और
धैर्य पूर्वक निर्णय लेने वाली नेता के रूप में भी इतिहास में अमर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की पहली हार और पद्मावती के चतुराई से उसे जो अपमान का एहसास हुआ, उसने उसके अंदर एक आग भड़का दी। रतन सिंह को आजाद करने और चित्तौड़ के राजपूतों के शौर्य के कारण खिलजी का घमंड टुकड़े टुकड़े हो गया। इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने एक और बड़ा युद्ध छेड़ने की तैयारी शुरू की। यह था चित्तौड़ का अंतिम घेरा, जो खिलजी और राजपूताना इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। खिलजी ने अपने साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सेना को इकट्ठा किया। उसने चित्तौड़ के किले को घेरने के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ योजना बनाई। चित्तौड़ का किला, जो एक सुदृढ़ और स्ट्रेटेजिक जगह पर बना हुआ था, राजपूत वीरता और उनकी अंतिम रक्षा की नई मिसाल बन गया। खिलजी ने अपनी सेना को उन्नत हथियारों और जंग के तरीके से सज्ज कर दिया था और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी भी हालात में किले को जीतना है। खिलजी का समर्थन उसके बड़े सैनिक बल और समर्थ युद्ध नीति से था। उन्होंने चित्तौड़ की भूमि को एक लंबी अवधि के लिए घेर लिया ताकि उनके अंदर की सारी आपूर्ति खत्म हो जाए और राजपूत मजबूर हो जाए और मजबूर होकर उन्हें समर्पण करना पड़े। खिलजी के घेरे ने चित्तौड़ के अंदर का जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया था। भूख और प्यास के कारण प्रजा और सेना दोनों परेशान थे। तभी महारावल रतन सिंह ने चित्तौड़ के प्रजा को बचाने के लिए अलाउद्दीन से युद्ध करने का एक फैसला किया और इसी फैसले के साथ इसी दौरान रानी पद्मावती ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जो उनके एक शासक और एक वीरांगना होने का प्रमाण था। रानी पद्मावती ने सभी राजपूत नारियों के साथ मिलकर जौहर करने का निर्णय लिया। ये एक ऐसी प्रथा थी जो राजपूताना की नारियों के अस्मित और स्वाभिमान को दिखाती है। युद्ध शुरू हुआ। अलाउद्दीन की सेना का सामना करना लगभग नामुमकिन था और महारावल रतन सिंह और उनकी वीर सेना ने मरते दम तक अपने प्रजा और अपने किले की रक्षा की। राजपूत योद्धा एक एक करके वीरगति को प्राप्त होते गए और अंत में खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग पर कब्जा कर लिया और अलाउद्दीन चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद बहुत खुश था। उसके खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन चित्तौड़ को जीतने के बाद भी खिलजी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसके हाथ सिर्फ एक खाली दुर्ग लगा, क्योंकि उस दुर्ग में ना पद्मावती थी, ना ही राजपूतों की प्रजा उसके गुलाम बन पाई। क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तभी रानी पद्मावती और उनके साथ चित्तौड़ की ज्यादातर महिलाओं ने एक आग के कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसे जौहर कहा जाता है। ये उन्होंने इसीलिए किया ताकि अलाउद्दीन या उसकी सेना का कोई भी सैनिक उनकी इज्जत या उनकी मर्यादा को आहत न कर सके। उन्होंने अपनी इज्जत और राजपूत शौर्य को बचाने के लिए राजपूत के योद्धाओं की तरह ही अपनी जमीन को वीरगति दे दी और अंत में अलाउद्दीन चित्तौड़ और ये युद्ध भले ही जीत गया हो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये जीत एक खाली जीत थी, जो उसके घमंड और लालच के हार के समान थी। रानी पद्मावती और चित्तौड़ के राजपूतों के शौर्य और बलिदान की कहानी ने साबित कर दिया कि इज्जत और स्वाभिमान के सामने कोई शक्ति नहीं टिक सकती। कहने को तो ये जीत थी, लेकिन इस हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी मानो पागल सा हो गया। इस युद्ध के सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर खिलजी डायनेस्टी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई, जिसे मारने वाला खिलजी का अपना खुद का बहुत ही पुराना साथी मलिक कफूर था और उसकी मौत के साथ ही खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि खिलजी डायनेस्टी को खत्म करने के लिए राजपूत नारियों, खासकर पद्मावती का शौर्य और वीरगति ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो दोस्तों, ये थी महारानी पद्मावती की कहानी, जो न सिर्फ एक राजपूत रानी थी बल्कि वीरता, गौरव और बलिदान की मिसाल थी। उन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता और शक्ति से बड़ा होता है अपना मान और स्वाभिमान। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान जितना भी महान क्यों ना हो, उसे इतिहास में चाहे जितना भी महान क्यों ना दिखाया हो, उसका लालच और दूषित मानसिकता कभी भी एक शुद्ध आत्मा को झुका नहीं सका। आज भी पद्मावती की कहानी इतिहास के पन्नों में गर्व से लिखी जाती है और शौर्य से लिखी हुई है। एक मिसाल के रूप में लिखी हुई है कि आप इस कहानी से क्या क्या सीख सकते हो। आप इस कहानी और राजपूत इतिहास के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इंस्पिरेशन लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।